Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature. Today I will discuss George Eliot and she was a Victorian writer. So let's get started. George Eliot was born in the year 1819 and she died in the year 1880. इनका एक्चुअल नेम था मैरी एन इवांस एंड ये बॉर्न हुई थी वर्कविकशायर में. इनका एक्चुअल नेम मैरी एन इवांस था. दैट मीन्स जॉर्ज एलियट जो है इनका पेन नेम था. इस नेम से ये लिखा करती थी और इनका एक्चुअल नेम था मैरी एन इवांस. राइटर बनने का इंस्पिरेशन इनको अपने फादर के वर्क द मैनेजमेंट ऑफ एस्टेट्स से मिला. इनके फादर का वर्क है द मैनेजमेंट ऑफ एस्टेट्स और इस वर्क से वो इंस्पायर हुई थी नॉवेल्स लिखने के लिए. ओके उनका लिटरेरी करियर जो है वो स्टार्ट हुआ ट्रांसलेशंस के साथ. 2 इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन किए थे उन्होंने और उनका फर्स्ट ट्रांसलेशन जो था वो था लाइफ ऑफ जीसस जिसे पब्लिश किया था जॉर्ज चैपमैन ने. रिमेंबर फर्स्ट ट्रांसलेशन वाज लाइफ ऑफ जीसस पब्लिश्ड बाय जॉर्ज चैपमैन. और उनकी जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी वो थी नोइंग दैट शॉर्टली आई मस्ट पुट ऑफ दिस टैबरनेल और ये पब्लिश हुई थी इन द क्रिश्चियन ऑब्जर्वर. तो ये फर्स्ट ट्रांसलेशन और फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल का नाम ध्यान रखिए. नाउ शी वॉज ऑल्सो असिस्टेंट एडिटर ऑफ वेस्टमिनिस्टर रिव्यू. वेस्टमिनिस्टर रिव्यू की वो असिस्टेंट एडिटर भी रही. उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है कि जॉर्ज ल्यूइस नाम के पर्सन के साथ वो 20 ईयर्स तक रही विदाउट मैरिज और इस वजह से उन्हें रिजेक्ट किया गया उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली के द्वारा और उनके अपने भाई के साथ ट्यूनिंग भी बहुत ख़राब हो गई. बट देन लेटर ऑन ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड था एंड हर ब्रदर एक्सेप्टेड हर. और यही जो फेज़ है उनकी लाइफ का वो दिखाया गया है उनकी नॉवल द मिल इन द फ्लॉस. तो कहीं ना कहीं द मिल इन द फ्लॉस उनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी है. अब हम आ जाते हैं इनके मेजर वर्क्स पे. तो हमें पता है कि उन्होंने अपना करियर की स्टार्ट किया ट्रांसलेशन से जो कि लाइफ ऑफ जीसस था. उनके इम्पॉर्टेंट एसेज हैं द इम्प्रेशंस ऑफ थियोफ्रेटिस सच कलेक्शन ऑफ एसेज है ये. उसके अलावा है सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवलिस्ट. इसमें हमें ध्यान रखना है कि शी क्रिटिसाइज्ड द नॉवेल्स रिटन बाय एंड फॉर विमेन ऑब्जेक्टिंग टू द सिलीनेस एंड डिसरिगार्ड ऑफ रियलिटी. यानी जो भी नॉवेल्स लिखी गई विमेन के लिए या कुछ नॉवेल्स जो वुमेन ने लिखी थी उसमें जो सिलीनेस दिखाई गई है जो रियलिटी को दिखाया नहीं गया है उस वजह से उन्होंने उन नॉवेल्स को क्रिटिसाइज़ किया था अपने इस ऐसे में जिसका नाम है सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवलिस्ट. पोएम्स हैं द स्पेनिश जिप्सी ये एक ड्रामेटिक पोएम है. अगाथा ब्रदर एंड सिस्टर. एक इम्पॉर्टेंट नॉवेला है इनका द लिफ्टेड व्हील. नॉवेला मीन्स ये एक्चुअल में नॉवल नहीं है. ये लिखा नॉवल की तरह ही जाता है मगर उससे काफ़ी छोटा होता है. तो उनका इम्पॉर्टेंट नॉवेला है द लिफ्टेड व्हील जिसका प्रोटोगोनिस्ट है लैटनियर. तो ये आपको नाम ध्यान रखना है कि द लिफ्टेड व्हील का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लैटनियर. सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके नॉवेल्स. टोटल 7 इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज एडम बेडे. सेकंड द मिल ऑन द फ्लॉस. थर्ड सिलस मार्नर द वीवर ऑफ रेवलो. फोर्थ रोमोला. फिफ्थ मिडलमार्च अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ. सिक्स्थ डेनियल डेरोंडा. सेवेंथ फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल. अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके नॉवेल्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. तो जब हम इनके नॉवेल्स डिस्कस करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि सारे ही नॉवेल्स का सेटिंग हमें ध्यान रखना है क्योंकि इनके सारे नॉवेल्स की सेटिंग अलग अलग कंट्रीज़ की है. किसी की इंग्लैंड है, किसी की इटली है, किसी की जर्मनी है. तो ये सेटिंग्स हमें हमेशा ध्यान रखने हैं. और कौन से ईयर की सेटिंग है क्योंकि इन्होंने सेंचुरी वाइज ईयर्स चेंज करे. कभी 17th सेंचुरी का सेटिंग है, कभी 14th सेंचुरी का सेटिंग है, कभी 19th सेंचुरी का सेटिंग है. तो ये हमें ध्यान रखना है. फर्स्ट नॉवल है एडम बेडे. ये इनका फर्स्ट नॉवल है और पेस्टोरल नॉवल है. दैट मीन्स जो हिल्स टॉप्स और रूरल एरियाज़ का नॉवल है. सेटिंग है एक विलेज की. एलेस्टॉन नाम है इंग्लैंड का और यहाँ पे एक कम्युनिटी भी दिखाई गई है हे स्लोप कम्युनिटी और ये ईयर है 1799. तो सेटिंग विलेज है एलेस्टॉन इंग्लैंड, कम्युनिटी है हे स्लोप और ईयर है 1799. इस नॉवल में लव रेक्टेंगल दिखाया गया है. ज़्यादातर लव ट्राइंगल होता है मगर यहाँ लव रेक्टेंगल है. दैट मीन्स 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं. हैटी सॉरेल ये लेडी है. कैप्टन आर्थर डॉनिथॉन ये एक स्क्वायर हैं. एडम बेडे जो प्रोटोगोनिस्ट है नॉवल का वो एक कारपेंटर है. एंड डेनिया मॉरिस जो कि हैटी की कज़न है. ये दोनों सिस्टर्स हैं. डेनिया एंड हैटी दोनों सिस्टर्स हैं और डॉनिथॉन स्क्वायर है एंड एडम बेडे कारपेंटर है. तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं नॉवल के.
अब क्योंकि यहाँ पर लव रेक्टेंगल है तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये नॉवल जो है ये नॉवल ऑफ सिडक्शन है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एडम बीडी इज़ कॉल्ड द नॉवल ऑफ सिडक्शन। जॉर्ज एलियट ने इस नॉवल को डिस्क्राइब किया एज अ कंट्री स्टोरी फुल ऑफ ब्रेथ ऑफ काउज एंड द सेंट ऑफ हे। क्योंकि ये पेस्टोरल नॉवल है तो हमें पता चलना चाहिए कि ये सेंटेंस ब्रेथ ऑफ काउज एंड सेंट ऑफ हे ये कौन से नॉवल के लिए कहा गया होगा, तो इट इज़ एडम बीडी। एक शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हेटी सॉरेल एंड आर्थर डॉनिथॉन दोनों एक दूसरे के साथ अफेयर में हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न आर्थर डॉनिथॉन एंड एडम बीडी इनके बीच में फ़ाइट होती है, जहाँ एडम बीडी जीत जाते हैं और आर्थर जो है उस टाउन को छोड़ के चले जाते हैं। अब एडम बीडी हैटी सॉरेल को बोलते हैं शादी के लिए और ये अग्री कर जाती हैं, बट देन हैटी रियलाइज़ करती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं। वो चाइल्ड को बर्थ देती है बट बाद में उस चाइल्ड को छोड़ देती है, मगर वो उसकी क्राइज को सहन नहीं कर पाती और दोबारा जब उसको उठाती है तब तक वो बच्चा मर चुका होता है। उसकी मर्डर का ब्लेम जो है वो हैटी सॉरेल पे आता है। उन्हें जेल हो जाती है और उसके बाद डेनिया जो है वो हेल्प करती है। डेनिया और एडम ये दोनों हेल्प करते हैं हेटी को बचाने के लिए। जब आर्थर को पता चलता है कि हेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है तब वो भी आते हैं और उनका जो डेथ का सेंटेंस है, मतलब उनको मौत की सज़ा हुई थी, तो डेथ के सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, कि मतलब आपको इंग्लैंड छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको मारा नहीं जाएगा बट आपको इंग्लैंड छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हैटी सॉरेल जो है वो इंग्लैंड छोड़ के जाने लगती है, बट उसी समय उनकी डेथ हो जाती है और डेनिया और एडम रियलाइज़ करते हैं कि हेटी को बचाते बचाते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और फाइनली डेनिया और एडम की शादी हो जाती है। तो ये एक शॉर्ट समरी है एडम बीडी की। नेक्स्ट नॉवल इज़ द मिल इन द फ्लॉस। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। तो इसमें जो दो कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, वो भाई बहन हैं, यानी जॉर्ज एलियट और उनका भाई इसेक यानी मैगी टुलिवर और उनका भाई टॉम। सेटिंग जो है वो एक मिल की है जो रिवर फ्लॉस पे बनी हुई है। उस मिल का नाम है डॉलकॉट मिल और ये 19th सेंचुरी की सेटिंग दिखाई गई है। एंड में दिखाया गया है कि ब्रदर एंड सिस्टर आर ड्रॉन्ड इन एम्ब्रेस, मतलब एंड में ये जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं ये यूनाइट हो जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। इस नॉवल में एक बिब्लिकल एपिग्राफ भी ऐड किया गया है जो कि है इन देयर डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड, मतलब चाहे पूरी जिंदगी वो डिवाइडेड थे मगर इन देयर डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड। थर्ड नॉवल इज़ सिलास मार्नर। ये थर्ड नॉवल है। इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है वो सिलास है और ये एक वीवर है। ओके, और मेन स्टोरी यही है इसमें कि ये जो वीवर है इसके ऊपर ब्लेम आता है कि इसने चर्च का जो है पैसा चुराया है। ब्लेम फॉर द थेफ्ट ऑफ अ पाउच ऑफ कॉइन्स इन चर्च। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि सिलास मार्नर थर्ड नॉवल है और इसका प्रोटोगोनिस्ट जो है वो सिलास है। द फोर्थ नॉवल इज़ रोमोला। ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है जिसकी सेटिंग है फ्लोरेंस, इटली की। ओके, तो यहाँ पे इटली की सेटिंग आ गई। इससे पहले इंग्लैंड की सेटिंग हमने देखी, तो फ्लोरेंस इटली की सेटिंग है और 1940s की सेटिंग है। ये सबसे पहले पब्लिश हुआ कॉर्नहिल मैगजीन में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रोमोला के बारे में वो ये है कि ये फ्लोरेंस का जो रिलीजन और पॉलिटिक्स था उस टाइम का, उसको दिखाता है। तो दिस नॉवल एक्सप्लोर्स द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ऑफ फ्लोरेंस, यानी फ्लोरेंटाइन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दिखाता है। इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं रोमोला एंड टीटो और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। फिफ्थ नॉवल इज़ फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल। इसकी सेटिंग है ट्रेबो मैग्ना टाउन की और ये जो रिफॉर्म एक्ट हुआ था 1832 के, कई सारे रिफॉर्म एक्ट्स हुए थे बट 1832 का जो रिफॉर्म एक्ट है उसके बारे में बता रहा है और इसकी सेटिंग है ट्रेबो मैग्ना। सिक्स्थ वर्क इज़ डेनियल डेरोंडा। ये कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवल है। नाउ व्हाई दिस वर्क इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, बिकॉज ये बताता है ज्यूज़ की पोजीशन इन ब्रिटिश एंड यूरोपियन सोसाइटी। तो जब भी कोई चीज़ रिलीजन से रिलेट कर जाती है तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। तो डेनियल डेरोंडा जो है वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवल है एंड इट गिव्स द पोजीशन ऑफ ज्यूज़ इन ब्रिटिश एंड यूरोपियन सोसाइटी। सेटिंग है ल्यूब्रॉन, जर्मनी की। तो यहाँ पे जो सेटिंग है वो जर्मनी की है। इससे पहले रोमोला में जो सेटिंग थी वो इटली की थी। तो हमें हर नॉवल की सेटिंग और उसका ईयर ध्यान रखना है। इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है डेनियल डेरोंडा एंड वेलेंडन हार्लेट। नाउ सेवेंथ एंड द लास्ट नॉवल इज़ मिडलमार्च। यहाँ पे सेटिंग है मिडलैंड टाउन की और ये एक फिक्शियस टाउन है, यानी एक्चुअली में ये टाउन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये एक फिक्शियस टाउन है और ईयर्स हैं 1829 to 32। ये कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को
रेफर करता है। तो मिडिल मार्च का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि मिडिल मार्च में कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस किया है। तो उसमें है 1832 का रिफॉर्म एक्ट, किंग जॉर्ज फोर्थ की डेथ एंड रेलवेज की बिगनिंग। ये तीनों ही आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों ही चीज़ें डिस्कस की गई हैं मिडिल मार्च में। मेन कैरेक्टर है डोरोथिया ब्रूक। वर्जिना वुल्फ ने इस नॉवल के लिए कहा, द मैग्निफिशेंट बुक विच विथ ऑल इट्स इम्परफेक्शन is one of the few English books written for grown-up people. And Martin Amis and Julian Barnes ने कहा, greatest novel in the English language. तो मिडिल मार्च के लिए ये दोनों राइटर्स ने क्या कहा ये भी हमें ध्यान रखना है। कौन सी 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म एक्ट, डेथ ऑफ किंग जॉर्ज फोर्थ एंड बिगनिंग ऑफ द रेलवेज, एज वेल एज इसकी सेटिंग जो है वो एक फिक्शियस टाउन मिडलैंड्स टाउन में की गई है। So that's it for George Eliot. If you liked the video, please subscribe to the channel and hit the bell icon. Till then, all the best. Keep learning. Bye bye.